हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर पर ठीक होंगे और अच्छी प्रकार से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी बुक के। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के कुछ एग्जाम्पल और उसके बारे में समझेंगे कि एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम समझते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 को हमें किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है, यहाँ पर वो आता है कि आपको ये शो करना है, या इसको आप एक प्रमेय ही समझ लीजिए। प्रमेय है, प्रमेय 2 है, ये प्रमेय है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। ये हमें सिद्ध करके बताना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है यहाँ पर। तो आप सबको ये पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय मैंने सबसे पहली वीडियो में भी बताया है, जब मैंने इस चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आप एक बार अगर वो देख लेंगे तो आप बेहतर तरीके से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझ पाएंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या जिनको बोला जाता है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। Q अगर 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगी टर्म। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब 4/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 6/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 7/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब कुछ सोचेंगे कि भाई 2 से 2 कट गया, फिर भाई 1 भी तो है नीचे, तो P/Q की फॉर्म तो हो गई ना। तो जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल यहाँ पर Q नहीं रख सकते हम, कि 0 के इक्वल Q नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते, √3 हो गई, √2, √6, √7, ऐसी संख्याएं जो है ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि आप ये सिद्ध करके बताइए क्या √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो आइए सिद्ध करते हैं इसको। हम सिद्ध किस प्रकार से करते हैं, देखिए हमें इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए ना हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें अधिकतर क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड प्रूव होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं तब लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ होती है। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम उल्टा करते हैं तब हमारा क्वेश्चन का प्रूफ आता है। तो ऐसे ही हम यहां पर भी करेंगे कि हम √2 को इसका उल्टा लेकर के चलेंगे। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, लेकिन हम लेकर चलेंगे कि √2 जो है एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। फिर उसके हिसाब से जो हमारे स्टेप आगे चलते जाएंगे, फिर हम उनको कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हमने बोला कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलते हैं कि भाई √2 एक परिमेय संख्या है। हम ये लेके चलते हैं अपनी तरफ से कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने अपनी तरफ से कि भाई √2 एक परिमेय संख्या है ना। हम इसका विरोधाभास लेके चल रहे हैं, इसका उल्टा लेके चल रहा है, इसका विपरीत लेके चल रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इतनी बात हमने यहां पर कर ली। अभी हमने बताया कि परिमेय संख्या अगर कोई भी होगी तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। यही तो बताया परिमेय संख्याओं के लिए। तो हम यहां लिखेंगे कि हमने मान लिया कि √2 इज इक्वल टू P/Q। यही तो पढ़ा है कि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब हमने √2 को परिमेय संख्या माना है
तो जाहिर सी बात है कि हम p अपॉन क्यू के रूप में उसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 को, क्योंकि परिमेय संख्या है। आगे परिमेय संख्या p अपॉन क्यू के रूप में लिख लिया। अच्छा, ये भी तो बताया कि भाई q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। ये भी हमने बताया कि भाई परिमेय संख्या होगी, अगर q 0 के इक्वल हो गया तो संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तब परिमेय संख्या होती है। अच्छा, जब परिमेय संख्या होती है तो हम लिख सकते हैं, देखिए p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी हमें लेके चलना पड़ेगा कि p और q जो है वो कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई? क्वेश्चन में एक एक टर्म, नई टर्म आ रही है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या तो पढ़ा है, भाज्य संख्या भी पढ़ा है कि भाई जो कट जाए वो भाज्य होती है, जो खुद के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य होती है। लेकिन सह अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, सह अभाज्य संख्याएं मैं लिख देता हूं डेफिनेशन पहले कि वे संख्याएं, अगर इसकी डेफिनेशन ऐसी मतलब एक मोटे तौर पर बात की जाए तो वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है या 1 आता है, वे जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे आता है भाई? एक मान लीजिए एक संख्या है 5, एक संख्या है 6, तो आप अगर 5 के फैक्टर करेंगे तो एक आएगा 1 इंटू 5 और इसका आएंगे 2, 1 इंटू 2 इंटू 3, यही तो होंगे इसके फैक्टर। तो HCF में हमें पता ही है क्या लेना है, कॉमन लेना है। और क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है। आप कहेंगे कि इनमें कॉमन है 1। तो यही क्या संख्याएं हैं? दोनों संख्याएं कैसी संख्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं, है ना। यानी कि उनका कोई भी और फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ क्या फैक्टर होगा, क्या उनका एक गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा 1। एक के अलावा अगर कोई और गुणनखंड निकल के आता है तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती। एक एग्जाम्पल और लेके देख सकते हैं हम, जैसे कि 12 एंड 13, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि दो संख्याएं ले लो। आप कहेंगे कि एक उसमें अभाज्य ले रहा है, एक भाज्य ले रहा है। मैं आपको दोनों भाज्य लेके दिखाता हूं। एक 9 ले लीजिए, एक 16 ले लीजिए। देखिए दोनों संख्याएं भाज्य है, तो 3, 1, 3, 3 ये इसके फैक्टर हो गए। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये इसके फैक्टर हो गए, है ना। अब देखिए, आपने सोचा होगा कि भाई दोनों यहाँ पर एक अभाज्य एक भाज्य, तो सहभाज्य निकल के आ रही है। अब मैंने यहाँ पर इसलिए दोनों को भाज्य लिया, है ना। दोनों यहाँ पर मैंने भाज्य ली संख्याएं कि जो किसी ना किसी संख्या से कटती हो, किसी ना किसी संख्या से डिवाइड होती है। तो देखिए 1, 3, 3 इसके फैक्टर हो गए। 16 के फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 2, 2, 2, 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये इसके फैक्टर हो गए। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन आया? नहीं आया। तो इसका क्या है? सिर्फ 1। भाई HCF 1 है। जब HCF 1 है तो ये दोनों संख्याएं कैसी हो गई? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब आपको सह अभाज्य संख्याएं पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी, है ना। सह अभाज्य संख्याओं की एक खासियत जो हमें इस क्वेश्चन के आगे जो है पता चलेगी, वो ये भी है कि भाई जितनी भी सह अभाज्य संख्याएं हैं ये सभी पूर्णांक होती है। भाई पूर्णांक संख्याएं तो है, क्या कोई 2.3, 2.4, 2.34 थोड़ी आ रहा है ना। पूर्णांक है, सब पूर्णांक है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई होगी कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या √2 बराबर p अपॉन q हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और q लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q को हमने मान लिया कि भाई ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, और यही हमने अपनी तरफ से मान लिया कि साहब हमने इसका विपरीत लेके चले हैं। अब हमें इसके विपरीत से ये प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो इतना हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है। √2 = p अपॉन q है। q को हम इसके साथ लिख सकते हैं, तो p को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2 × q।
है ना, क्योंकि इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो p की 1 से की तो 1 p और इसकी इससे हो गई तो √2q। ठीक है ना। अब कर दो दोनों ओर वर्ग करने पर, देखिए दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वही p का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में √2q का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो p का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर 2 ही आता है और q का स्क्वायर कितना हो गया q। ठीक, यहां से हमने q स्क्वायर की वैल्यू को निकाला तो आया p स्क्वायर अपॉन में 2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, यहां तक हमारी सवाल आया है, यहां तक मैं समझता हूं आप सबके समझ में आया होगा और ये वर्ग वाली चीजें भी यहां तक की बात आपके सबके समझ में आई होगी, है ना। अब आगे देखिए इसको क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्यू स्क्वायर जो है पी स्क्वायर अपॉन 2 आया, तो हम यहां लेके चले थे कि भाई पी और क्यू एक सहभाज्य संख्याएं हैं, है ना। और मैंने ये भी बताया कि ये सभी संख्याएं कैसी होती है, पूर्णांक होती हैं। ठीक, यानी कि कंप्लीट डिवाइड होंगी तभी तो पूर्णांक आएंगी। कि भैया अगर कंप्लीट डिवाइड है किसी भी संख्या से तभी तो पूर्णांक है, यानी कि वो पॉइंटों में तो आ नहीं रहा, इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड है। ठीक है, अब आप देखिए क्यू पूर्णांक है, जब क्यू पूर्णांक है और किसी पूर्णांक के सामने वाला भी हमेशा क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। भाई किसी पूर्णांक के सामने वाला भी क्या होगा, हमेशा पूर्णांक ही होगा। जैसे कि आप अगर 2 का स्क्वायर करते हो तो 2 का स्क्वायर भी 4, 4 भी तो एक पूर्णांक है। ऐसे ये है क्यू स्क्वायर है, उसके सामने का क्या होगा, हमेशा पूर्णांक होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या है ना। क्यू स्क्वायर जो है एक पूर्णांक संख्या है। अच्छा, क्यू स्क्वायर जब एक पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है पी स्क्वायर अपॉन 2 भी एक पूर्णांक ही है। और जब पी स्क्वायर 2 पूर्णांक है तो आप देखिए कि भाई पी स्क्वायर 2 जो है पूर्णांक है और पूर्णांक हमेशा क्या होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, तभी तो पूर्णांक आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से पूर्णतया भाज्य है। समझो बात को कि अगर कोई पूर्णांक होगा, मैंने बताया कि भाई पूर्णांक है 4 और 4 2 से भाज्य है, इसका मतलब ये भी भाज्य ही आया, पूर्णांक ही आया भाज्य होने के बाद। अगर मैं इसका वर्ग भी भाज्य कर दूं कि पी स्क्वायर अपॉन 2, तो पी स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 बटे 2 यानी कि 8। तो आप देखो कि अगर पी स्क्वायर बटे 2 एक भाज्य है ना, कि भाई 2 से पूर्णतया भाज्य है, तो आप यहां पर ये भी तो कह सकते हो कि p अपॉन p भी तो किससे भाज्य होगा, 2 से। तो जब पी स्क्वायर अपॉन 2 जो है पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो यहां हम ये भी तो कह सकते हैं कि p भी 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। अब मैं इधर लिख देता हूं इसको, ठीक है। देखिए अब यहां देखिए कि भाई क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य तो पी स्क्वायर भी 2 से भाज्य है। पी स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम कह सकते हैं पी भी 2 से पूर्णतया भाज्य होगा, है ना। जब P 2 से पूर्णतः भाज्य होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि P बराबर 2, P बटे 2 यानी कि P पूर्णतः विभाजित भाज्य है 2 से। तो हमने मान लिया अगर P भाज्य है 2 से तो इसका एक कोई गुणांक आ रहा होगा, कोई भी m कोई पूर्णांक संख्या ही आएगी। जब कोई संख्या 2 से भाज्य होगी तो कोई भी पूर्णांक ही देगी। भाई कोई भी संख्या है जैसे कि 8 है और वो भाज्य है 2 से, तो पूर्णांक ही तो दिया उसने भी। उसने ये थोड़ी है कि उसने भाई पॉइंट में संख्या दे दी, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो अगर कोई p से डिवाइड की तो पूर्णांक ही तो आया। हम यहाँ लिख भी दो कि m जो है वो क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, आगे देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं p बराबर 2m।
है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर ये इसको फर्स्ट इसको माना, इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब P बराबर 2m है तो P की वैल्यू को उठा करके कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2, और P की जगह हमें क्या पुट करना है, 2m का स्क्वायर। देखिए क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर अपॉन 2 से ये कट गया 2, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 2m स्क्वायर, है ना। यहां से हमने m स्क्वायर निकाला तो आया हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 आया, तो जो चीज हमने यहां पर इसके लिए लिखी थी P के लिए, सेम चीज हम किसके लिए लिखेंगे, Q के लिए। क्योंकि m भी तो एक पूर्णांक है, और जब m एक पूर्णांक है तो उसके सामने वाली संख्या भी क्या होगी, पूर्णांक ही होगी। जैसे कि Q एक पूर्णांक था तो उसके सामने वाली संख्या भी पूर्णांक थी। तो जो Q एक पूर्णांक है तो वही m भी एक पूर्णांक है। तो P, जब P स्क्वायर 2 से भाज्य था तो Q स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है, Q स्क्वायर भी 2 से भाज्य है। और जब Q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो हम कह सकते हैं Q भी 2 से भाज्य होगा। तो देखिए कि भाई Q स्क्वायर 2 से पूर्णतया भाज्य है, अतः Q भी 2 से भाज्य होगा, है ना। तो सेम चीज हम इसके लिए भी कर लेते हैं भाई, Q के लिए। जैसे Q को भी अपॉन 2 किया था, ऐसे ही Q अपॉन 2, यानी कि Q भी 2 से भाज्य है, और जब Q भी 2 से भाज्य होगा तो कोई ना कोई पूर्णांक तो आएगा भाज्य होने के बाद, कटने के बाद। तो हमने उसको मान लिया जी x आया वो पूर्णांक। जैसे कि P जब 2 से डिवाइड हुआ था, 2 से भाज्य था, तो एक पूर्णांक कोई ना कोई भी पूर्णांक आया होगा अपनी तरफ से, हमने उसको m मान लिया था। यहां पर Q 2 से भाज्य है, तब कोई पूर्णांक आया होगा, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, है ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं Q बराबर कितना हो गया, 2x, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर ये 3rd। ठीक है ना, हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3rd। अब आप लोग देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 मैं वहां लिखता हूं, तब आपको ठीक प्रकार से समझ में भी आएगा। देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखिए आप लोग कि इक्वेशन 2 है कि P बराबर 2m, और इक्वेशन 3 है PQ बराबर 2x। देखिए इन दोनों में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ आ गया ना, कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आया, 2। जब इन दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर 2 आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, और हम लेकर के भाई P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया, और हम लेके चले थे कि Q जो है, P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, कि इसका मतलब सहअभाज्य संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं जब एक के अलावा कुछ हो नहीं सकता और आ गया 2, तो इसका मतलब P व Q जो है वो कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, और हम वो सहअभाज्य संख्याएं अब इसके हिसाब से तो रही नहीं, लेकिन हम लेके चले थे। जब इसके हिसाब से नहीं रही और हम लेके चले थे, तो इसका मतलब P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, और जब सहअभाज्य संख्याएं नहीं है तो जो हम लेके चले थे √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा कथन गलत साबित हुआ, है ना। और P √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्टतः पता चलता है कि P व Q का एक
उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः P व Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अतः जो हम कथन लेकर चले थे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, गलत साबित हुआ। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है ना। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने लेके चले √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। √2 बराबर P/Q, यहां से P की वैल्यू निकाली, √2 Q आया, दोनों और वर्ग किया, वर्ग करने पर हमें Q² बराबर P² प्राप्त हुआ। तो हमें पता है और हम ये लेके भी चले थे कि भाई Q जो है Q² एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। सॉरी, Q² जो है वो कैसी संख्या है, अरे Q² जो है वो एक क्या है, पूर्णांक है। तो P जो पूर्णांक है और पूर्णांक के सामने वाली संख्या भी क्या होगी, पूर्णांक ही होगी। तो P² 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो P भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो P भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P/2 बराबर कोई भी एक पूर्णांक उसमें आया होगा, हमने पूर्णांक को मान लिया m, मान लिया कि भाई कोई भी एक पूर्णांक आया होगा कटने के बाद, वो पूर्णांक क्या है, m है। तो यहाँ से P बराबर कितना आया, 2 है। तो P का मान हमने उठा के कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में रखा। तो यहाँ से आया कि Q² बराबर P की जगह कितना रख दिया, 2m का स्क्वायर अपॉन 2, 2m स्क्वायर हो जाता है 4m², 2 से कट गया 4 आया 2, Q² बराबर 2m² आ गया। यहाँ से हमने m² की वैल्यू निकाली तो आया Q² अपॉन 2। जो काम हमने यहाँ किया था भाई, Q भी यहाँ पे पूर्णांक था, m भी यहाँ पूर्णांक है, और पूर्णांक के सामने पूर्णांक, और जब पूर्णांक है तो पूर्णांक कंप्लीटली डिवाइड होकर के पूर्णांक ही देता है। तो इसलिए हमने फिर से यहाँ पर Q² को Q को 2 से विभाजित किया, तो हमारा एक और पूर्णांक आया जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया x। Q बराबर 2x हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से हम देखते हैं कि P बराबर है और Q बराबर x है, दोनों का एक गुणनखंड आ गया। और हमें पता है कि भाई कोई भी अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ आ गया 2, तो इसका मतलब ये अब सहअभाज्य संख्याएं तो रही नहीं। जब सहअभाज्य संख्याएं नहीं रही तो हम जो कथन लेकर के चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत साबित हुआ, और हमारा जो आंसर था, जो प्रूव करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि हम आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इनकी प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से अपने घर पर पढ़ाई कीजिए। आपके 10th के रिजल्ट जो है, क्योंकि कॉपियां सभी चेक हो गई हैं, 7 तारीख तक आपकी सभी कॉपियां 10th एंड 12th की यूपी बोर्ड की कंप्लीटली चेक हो गई थी। तो आपका रिजल्ट जो है वो मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो पढ़िए, अच्छे से रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।